Good afternoon, students. Welcome again, e-education portal of Bal Bharati Senior Secondary School. Today, we are discussing about soil sampling, soil pH, and organic carbon. In earlier classes, we also discussed about soil sampling and soil pH. Today, we are conduct a detailed study on organic matter. आज अपने ऑर्गेनिक मैटर या जीवांश पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जीवांश कार्बन या जिसको ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं। जीवांश कार्बन या ऑर्गेनिक कार्बन अपने को इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, यह अपने को कहाँ से और किस फॉर्म में मिलता है। यह ऑर्गेनिक कार्बन है, यह अपने को जीव जंतु या पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं जो कि मृदा में पाए जाते हैं, उनसे अपने को ऑर्गेनिक कार्बन या जीवांश कार्बन की प्राप्ति होती है। इसी ऑर्गेनिक कार्बन का जो पूरा का पूरा स्वरूप होता है जिसमें यह विद्यमान रहती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीवांश पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर्स। जीवांश पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर्स, इसकी परिभाषा क्या होगी, मृदा में निहित पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष क्या कहलाते हैं, जीवांश पदार्थ कहलाते हैं। रेलिक्स एंड fossils of plants and animals which are present in soil is known as organic matter। वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें अराउंड 50 to 58% कार्बन प्रेजेंट रहती है। उस कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक कार्बन या जीवांश कार्बन बोलते हैं। तो यह किसका रिच सोर्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, जीवांश कार्बन या ऑर्गेनिक कार्बन के स्रोत होते हैं। अपने जिस दिन सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे उस दिन अपने कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल या सॉइल के अवयव पढ़े थे। उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर था, ऑर्गेनिक मैटर पूरी की पूरी सॉइल में अराउंड कितने परसेंट प्रेजेंट रहता है, 5%। कितना प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर, 5%। और इस 5% का 50 से 58% प्रपोर्शन क्या होता है, ऑर्गेनिक कार्बन का होता है। ऑर्गेनिक कार्बन का होता है, कहने का मतलब कि इस 5% में से लगभग जो 2.5% होता है वो ऑर्गेनिक कार्बन का होता है। अब अपने ऑर्गेनिक मैटर के सोर्स कौन कौन से थे, इसके स्रोत कौन कौन से थे। इसके स्रोत दो प्रकार के थे, एक तो थे प्लांट सोर्स। कौन से थे, प्लांट सोर्स, जो पेड़ पौधों या वनस्पति के अवशेष होते हैं, मींस वेजिटेशन रेलिक्स। देन सेकंड वन कौन से है, सेकंड है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स, जीव जंतु में मनुष्य, पशु पक्षी सब आ जाते हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद जब इनका अपघटन होता है, अपघटन के बाद जो कार्बन मुक्त होती है वो कार्बन किस फॉर्म में चली जाती है, ऑर्गेनिक कार्बन या जीवांश कार्बन के रूप में चली जाती है। इसलिए जो ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कार्बन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, एक तो प्लांट सोर्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, दूसरा एनिमल सोर्स मीन्स जीव जंतु हो गए। ये तो अपने सोर्स की बात की। उससे पहले अपने ऑर्गेनिक मैटर के बारे में जाना। अब ऑर्गेनिक मैटर के बारे में जानते हुए इसमें एक वर्ड आता है जिसके बारे में अपनी डिटेल से स्टडी करेंगे, ह्यूमस। कौन सा, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो इनके सड़े गले अवशेष होते हैं। जो सड़े गले अवशेष होते हैं जो जिसमें बहुत सारे पदार्थ निहित होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लिग्नीन हो गया, प्रोटीन हो गया। बहुत सारे पदार्थों के बहुत सारे पदार्थों का सड़ा गला मिश्रण क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। अगर अपने ह्यूमस की डेफिनेशन देखें तो ह्यूमस की डेफिनेशन क्या होती है,
Humus is a complex or rather resistant mixture of dark brown amorphous and colloidal matters which are modified from organic matters. Organic matters or synthesized by the activity of microorganism. ह्यूमस क्या होते हैं? ह्यूमस गहरे भूरे काले रंग के कोलाइडी पदार्थ होते हैं जिनका आकार अनियमित होता है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के परिणाम स्वरूप बनते हैं और इनका निर्माण सूक्ष्म जीवों की क्रिया के फलस्वरूप होता है। कहने का भाव अर्थ कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे जीवांश पदार्थों या छोटे छोटे रूपों में या सरल रूपों में विभाजित करते रहते हैं। वो सरल रूप विभाजित होने के बाद एक कोलाइडी या गहरे भूरे काले रंग के पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक कार्बन का दूसरा मुख्य सोर्स क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर के बाद ह्यूमस होता है। कौन सा होता है? ह्यूमस। ह्यूमस का निर्माण भी किससे होता है? जीवांश पदार्थों या ऑर्गेनिक मैटर से होता है। अब अपने देखेंगे जीवांश पदार्थों का अपघटन। जीवांश पदार्थों का अपघटन। उससे पहले एक कोलाइडी वर्ड आया था। कौन सा? कोलाइडी, जिसको क्या बोलते हैं? कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या होते हैं? मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। सॉइल कोलाइड्स आर the finer size fraction of soil which are also considered as the chemical active proportion of the soil. For example, organic matters। कहने का भाव अर्थ कि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का जो सरल रूप होता है वही क्या कहलाता है? कोलाइड्स कहलाता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? सॉइल कोलाइड्स आर द फाइनर साइज फ्रैक्शन ऑफ सॉइल। मृदा का बहुत ही महीन रूप, बहुत ही सरल रूप, जो कि रासायनिक रूप से क्रियाशील रहता है, उसको क्या बोलते हैं? कोलाइड्स। रासायनिक रूप से क्रियाशील रहने का मतलब कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं इनको निरंतर रूप से जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनको डीकम्पोज्ड या विघटित करते रहते हैं, जिसके कारण निरंतर रूप से रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है। जिन रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? कोलाइड्स का निर्माण होता है। और इन कोलाइड्स पर लगातार रूप से, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, इन पर क्या रहते हैं? जो चार्ज होते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन हो गया या हाइड्रोक्सिल आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया आदि, इस पर लगातार रूप से अधिशोषित होते रहते हैं या इससे रिमूव होते रहते हैं, जिसके कारण ये लगातार रूप से केमिकली एक्टिव या रासायनिक रूप से क्रियाशील रहता है। जिसके कारण मृदा की प्रकृति अम्लीय या क्षारीय हो जाती थी, क्योंकि इस पर जो कोलाइड्स थे, कोलाइड्स पर उत्पन्न होने वाले चार्जेस थे वो बार बार बदलते रहते थे। इसीलिए ये क्या होता है? केमिकली एक्टिव होता है और सॉइल का बहुत ही महीन रूप होता है, मृदा का बहुत ही महीन रूप होता है। ये तो थे सॉइल कोलाइड्स। अब अपने बात करते हैं डीकॉम्पोजिशन। उससे पहले अपने जानते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या जीवांश पदार्थ होते हैं उनका रासायनिक संगठन क्या है? कार्बनिक पदार्थों का रासायनिक संगठन। अब अपने कार्बनिक पदार्थों का रासायनिक संगठन देखें
तो ये दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ऑर्गेनिक मैटर या दो प्रकार के यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कौन कौन से दो प्रकार के यौगिकों से मिलकर बने होते हैं? एक तो होते हैं कार्बनिक, कौन से? कार्बनिक। सेकंड कौन से होते हैं? नॉन कार्बनिक, जिसको अकार्बनिक भी बोलते हैं, नॉन कार्बनिक। और एक कौन से होते हैं? कार्बनिक। सेकंड वन कौन से होते हैं? नॉन कार्बनिक। इन दोनों यौगिकों के संयोग से, इन दोनों के जुड़ने से किसका निर्माण होता है? ऑर्गेनिक मैटर्स का। कहने का मतलब ये दोनों यौगिक किसमें प्रेजेंट रहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर्स में। ये अपने रासायनिक संगठन देख रहे हैं किसका? ऑर्गेनिक मैटर्स या जीवांश पदार्थों का। जो अपने कार्बनिक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पुनः दो प्रकार के यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये दोबारा से दो प्रकार के यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। एक होते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड, नत्रजन युक्त यौगिक, जिसको क्या बोलते हैं? नत्रजन युक्त यौगिक। और दूसरे क्या होते हैं? दूसरे कौन से होते हैं? नॉन नाइट्रोजन कंपाउंड, नॉन नाइट्रोजन कंपाउंड, नत्रजन रहित यौगिक, नत्रजन रहित यौगिक। ये दोनों यौगिक किसका निर्माण करते हैं? कार्बनिक पदार्थों का। ये कार्बनिक पदार्थ आके किसका निर्माण करते हैं? जीवांश पदार्थों का या ऑर्गेनिक मैटर्स का। किसका? ऑर्गेनिक मैटर्स का। और इसी ऑर्गेनिक मैटर में क्या प्रेजेंट रहती है? ऑर्गेनिक कार्बन। अब नाइट्रोजन कंपाउंड में कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड के एग्जाम्पल होते हैं जो कि कार्बन के साथ संयोग कर सकते हैं, जैसे कि अमाइड। जैसे कि अमाइड, अमाइड को किससे लिखते हैं? NH2। यूरिया होती है, यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। ये क्या फॉर्म हो गई? अमाइड। अमाइड का यहाँ पे जो संयोग है या किसके साथ जुड़ी हुई है? ये कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। तो वे कंपाउंड, वे नत्रजन युक्त यौगिक जो कि कार्बन के साथ संयोजित हो सकते हैं या कार्बन के साथ संयोग करते हैं, वे उनके अपने एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल कौन सा है? एमाइड। एमाइड कार्बन के साथ संयोग करके किसका निर्माण करता है? यूरिया का। एमाइड को किस से लिखते हैं? NH2 से लिखते हैं। इसके सिवाय जो अन्य यौगिक हैं उसमें आ गया अमीनो एसिड्स। कौन से? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड, जिसको क्या बोलते हैं अपने? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्लों का निर्माण दो समूहों के जुड़ने से होता है। एक होता है कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह में क्या आ गया? कार्बन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है NH4 अमोनिया ग्रुप। कौन सा? अमोनिया ग्रुप। अमोनिया और कार्बोक्सिलिक समूह के जुड़ने से किसका निर्माण होता है? अमीनो एसिड का। तो देखो नाइट्रोजन कंपाउंड किसके साथ संयोग कर रहे हैं? कार्बन। तो ये क्या आ गया? कार्बनिक में। ठीक है, अमीनो एसिड्स हो गए, अमोनिया हो गया। इसके सिवाय नाइट्रोजन के ऐसे और बहुत से यौगिक या कंपाउंड्स जो कि किसके साथ संयोग करते हैं? कार्बन के साथ, जिसमें हो गया नाइट्रेट, NO, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव और NO2 नेगेटिव, नाइट्राइट। ये किसके एग्जाम्पल हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। और ये पूरे के पूरे क्या होते हैं? वाटर सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल, जल में विलय पदार्थ होते हैं, जल में विलय पदार्थ होते हैं। नत्रजन में युक्त यौगिकों का यह पहला टाइप का। फिर इसके बाद अपने दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में वे आते हैं नत्रजन युक्त यौगिकों में, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, जो नॉन वाटर सॉल्यूबल होते हैं। नॉन वाटर सॉल्यूबल मीन्स जल में अविलय, जल में अविलय, नॉन वाटर सॉल्यूबल, जल में अविलय नत्रजन युक्त या नाइट्रोजन कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन्स। कौन से? प्रोटीन्स। बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन होती है यह कम से कम 100 पॉलीपेप्टाइड्स इकाइयों के जुड़ने से होता है, जिसके कारण इसकी संरचना बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है, जिसके कारण ये वाटर सॉल्यूबल नहीं हो सकते। इनको वाटर सॉल्यूबल होने के लिए पहले अपने सरल रूपों में टूटना पड़ेगा। सरल रूप का मतलब कौन से? अमीनो एसिड्स। जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले क्या फॉर्मेशन होती है? सबसे पहले जो अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड,
जो कि प्रोटीन का सबसे सरलतम रूप है, जो कि जल में विलय होता है। इसकी अनेक इकाइयां जुड़कर पेप्टाइड्स, इसका पेप्टाइड्स की फॉर्मेशन करती हैं। ये पेप्टाइड्स आगे किसकी फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो प्रोटीन होता है यह एक कठोर रूप होता है, जिसके कारण यह जल में विलय नहीं हो पाता। तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्रोटीन्स जल में अविलय नत्रजन युक्त यौगिक, नॉन वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन के ये कौन से उदाहरण है? जल में अविलय, जिसमें अपने पेप्टाइड्स भी लिख सकते हैं, प्रोटीन कॉमा पेप्टाइड्स। ये तो हो गए नत्रजन युक्त यौगिक। नत्रजन युक्त यौगिक के बाद अपने बात करें दूसरे नॉन नाइट्रोजन कंपाउंड, मतलब कि वे कंपाउंड या वे यौगिक जिनमें नत्रजन या नाइट्रोजन का कोई रूप या कोई सरल रूप या कोई भी यौगिक विद्यमान नहीं होता। जैसे पहले आते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स सरल शब्दों में देखें तो ये क्या होती हैं? शर्कराएं होती हैं या शुगर होती हैं। क्या होती हैं? शुगर्स या शर्कराएं होती है। कार्बोहाइड्रेट के बेटा तीन रूप होते हैं। पहले होती है मोनोसैकेराइड। कौन से होती है? मोनोसैकेराइड, जिनको सरल शर्कराएं बोलते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। उसके बाद आती है बेटा अपने ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड वे होती हैं जो कि सरल शर्कराओं की इकाइयों के जुड़ने से बनती हैं, जब मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बनती हैं, जैसे कि ग्लैक्टोज। ग्लूकोज का और भी कठोर रूप या और भी समृद्ध रूप, जो कि कम से कम 10 या 1 से लेके 10 मोनोसैकेराइड या सरल शर्कराओं की इकाइयों के जुड़ने से बनती हैं। उसके बाद बेटा जो तीसरी होती है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड के बाद कौन सी आती है? पॉलीसैकेराइड, जो बहुत सारी ओलिगोसैकेराइड मीन्स बहुत सारी सरल शर्कराओं की इकाइयों के जुड़ने से बनती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ओलिगोसैकेराइड कहलाती हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? शुगर हो गया, स्टार्च हो गया। स्टार्च क्या है? यह शुगर का ही एक प्रकार है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है, लेकिन जो शुगर है यह तो मोनोसैकेराइड है, और जो स्टार्च है, स्टार्च क्या है? यह पॉलीसैकेराइड है, जो कि बहुत सारी सरल शर्कराओं या मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बनती हैं। कहने का मतलब कि शुगर की बहुत सारी इकाइयों के जुड़ने से क्या फॉर्म होता है? स्टार्च फॉर्म होती है। इसके सिवाय अपने और देखें तो इसी का समृद्ध रूप सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी क्या होता है? लोज भी क्या होता है? यह भी शर्करा का एक यौगिक या घटक होता है। तो ये तीनों के तीनों किसके प्रकार हैं? कार्बोहाइड्रेट के। अगर अपने शुगर का फॉर्मूला देखें C6H12O6, तो इसमें कहीं आपको नाइट्रोजन नजर नहीं आएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नत्रजन रहित नाइट्रोजन यौगिक। नत्रजन रहित नाइट्रोजन यौगिक, जो कि इनमें कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नत्रजन रहित कार्बन नाइट्रोजन यौगिक। नॉन नाइट्रोजन कंपाउंड, जो कि किसकी फॉर्मेशन करते हैं? कार्बनिक पदार्थों की फॉर्मेशन करते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ आगे किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब अपने आते हैं नॉन कार्बनिक। नॉन कार्बनिक का मतलब क्या होता है? इसमें जो अपना दूसरा टाइप था, सॉरी बेटा, दूसरे टाइप में आते हैं ईथर्स। ईथर्स, EITHERS। ईथर्स कौन से होते हैं? ईथर्स मतलब जो वसीय यौगिक होते हैं, जो वसा अम्ल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते हैं। जो वसीय पदार्थ होते हैं, जैसे हो गया फैट हो गया, फैट की फॉर्मेशन में भी कहीं आपको नाइट्रोजन नजर नहीं आएगी। फैट हो गया और फैटी एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, वे जो कि फैट की फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद जो इसके तीसरा ग्रुप है, तीसरे ग्रुप में कौन से आते हैं? तीसरे ग्रुप में आता है लिग्नीन। कौन सा आता है? लिग्नीन। लिग्नीन क्या होता है? यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब होता है यह एक कठोर यौगिक है। यह कार्बन नत्रजन रहित यौगिक है। यह कार्बन का एक कठोर यौगिक है, जो कि मुख्य रूप से पेड़ पौधों की छाल या
कोशिका भित्ति निर्माण करने का कार्य करता है। कोशिका भित्ति निर्माण करने का कार्य या पेड़ पौधों की छाल फॉर्मेशन करने का काम करता है। तो जबकि सेल्यूलोज भी यही काम करता है। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये किसके टाइप हैं, ये तीनों के तीनों जो टाइप हैं नत्रजन रहित यौगिकों के उदाहरण है। कौन से, कार्बोहाइड्रेट हो गए, कार्बोहाइड्रेट में शुगर, स्टार्च, सेल्यूलोज, ईथर में वसा हो गया या वसीय अम्ल हो गए, और लिग्निन। लिग्निन का काम क्या है, एक तो कोशिका भित्ति का निर्माण करना और दूसरा पेड़ पौधों की छाल या बाह्य त्वचा का निर्माण करना। उसके बाद अपने आते हैं नॉन कार्बनिक, वे कार्बन के वे स्रोत या सॉरी बेटा ऑर्गेनिक मैटर के वे सोर्स जिनमें कार्बन का संयोजन नहीं होता है। कार्बन का संयोजन नहीं होता है, जो कार्बन के रूप नहीं होते, जैसे Fe हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एटसेट्रा। ये कौन से हो गए, नॉन कार्बनिक हो गए, नॉन कार्बनिक हो गए। ये क्या होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स या जीवांश पदार्थों का रासायनिक संगठन। अब अपने देखते हैं इन जीवांश पदार्थों के रासायनिक संगठन में किस यौगिक की कितनी कितनी प्रतिशत मात्रा विद्यमान होती है। परसेंटेज ऑफ वेरियस कंपाउंड्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर्स। अपन की परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे किस किस यौगिक की कितनी प्रतिशत मात्रा विद्यमान होती है। सबसे पहले अगर अपने ऑर्गेनिक मैटर्स की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर्स में जो कार्बन होती है यह कितनी होती है, 50 to 58% होती है, 50 to 58% होती है। जो स्टार्च होता है, स्टार्च कितना होता है, 1 to 5%, 1 to 5% प्रेजेंट रहता है। स्टार्च के सिवाय जो सेल्यूलोज होता है, लूज 10 to 28%, 10 to 28%। इसके बाद होता है बेटा हेमी सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज का ही एक सब टाइप है या सेल्यूलोज का ही एक उप ग्रुप है। हेमी, ये दोनों के दोनों किसका निर्माण करते हैं, दोनों का दोनों सेल वॉल या कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। ये कितना होता है, हेमी सेल्यूलोज मोस्टली 20 to 50%, 20 to 50%। ये बेटा आप ऐसे नहीं इनको प्लस करके देखोगे 100% नहीं हो रहा, मैं सिर्फ इनकी प्रास लिख रहा हूँ या सीमा लिख रहा हूँ। ये कम से कम इतने परसेंट हो सकता है और अधिकतम से अधिकतम इतने परसेंट। हेमी सेल्यूलोज कम से कम 20% हो सकता है और अधिकतम से अधिकतम कितना हो सकता है, 50% हो सकता है। इनकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद अगर अपने बात करें फैट की या वसीय पदार्थों की, ये कितने होते हैं, 1 to 8%, 1 to 8%। अब अपने बात करते हैं लिग्निन की, किसकी, लिग्निन की। लिग्निन कितने परसेंट विद्यमान होते हैं, 10 to 30%, 10 to 30%। अब अपने बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन कितने विद्यमान होते हैं, 1 to 5%, 1 to 5%। तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थों का रासायनिक संगठन है, जिसमें कौन कौन सा यौगिक है वो कितनी प्रतिशत मात्रा में विद्यमान रहता है। उससे पहले अपने ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको जान लेते हैं। जो अपना ऑर्गेनिक कार्बन होता है या जीवांश कार्बन होता है, इसको अपने ऑर्गेनिक मैटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने मान के चलो अपने को ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा पता है कितनी है, 58% है, 58% है। इस 58% को अपने ऑर्गेनिक मैटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए एक फैक्टर होता है या कारक होता है जिसको क्या बोलते हैं, बे मेलन फैक्टर, बे मेलन फैक्टर, या जिसको कन्वर्जन फैक्टर भी बोलते हैं, या जिसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जन फैक्टर भी बोलते हैं। इस कन्वर्जन फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, इस कन्वर्जन फैक्टर की वैल्यू होती है 1.724, 1.724।
जब अपने को ऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक मैटर में चेंज करना है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑर्गेनिक मैटर इज इक्वल टू ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.724। जितनी ऑर्गेनिक कार्बन की वैल्यू होगी, जितने परसेंटेज, उसको अपने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.724, वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर की। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक मैटर में बदलने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद जो ऑर्गेनिक कार्बन या जीवांश पदार्थ होते हैं या ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ये साल दर साल या ईयर टू ईयर क्या होते जाते हैं, रिड्यूस होते जाते हैं। क्यों होते जाते हैं, क्योंकि लगातार रूप से जो अपनी फसली क्षेत्र होता है उसका दोहन होता रहता है। दोहन किन कारणों से होता रहता है, जो अनियंत्रित कृषि की क्रियाएं होती हैं। अनियंत्रित कृषि की क्रियाओं का मतलब क्या होता है, अंधाधुंध खाद या उर्वरकों का उपयोग करना, जिसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट या दुष्प्रभाव क्या रहता है, जो कि सीधे सीधे रूप से मृदा की भौतिक दशा को तो खराब करती ही करती हैं, जो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता होती है उसको भी इफेक्ट करती है। क्योंकि जो कार्बनिक पदार्थों का पूरा डिकम्पोजिशन या विघटन है, यह किस पर निर्भर करता है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। अब अपने देखेंगे डिकम्पोजिशन। पहले अपने कॉम्पोजिशन देखा है, जो पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन बना है कार्बनिक पदार्थों या ऑर्गेनिक मैटर का, यह विघटित कैसे होता है, यह डीकम्पोज्ड कैसे होता है, यह अपने सरल रूपों में कैसे टूटता है, उसको देखेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बनना, किसी चीज का जुड़ना, जिन जिन पदार्थों से मिलकर किसी चीज का निर्माण होता है, चाहे वो रासायनिक रूप से हो, तो वो क्या कहलाता है, कॉम्पोजिशन। जब वो कॉम्पोजिशन टूटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, डीकॉम्पोजिशन, या उसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थों का विघटन। कार्बनिक पदार्थों का विघटन। तो जो कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है बेटा, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर पदार्थ की प्रकृति सरल या सिंपल है, या वो सिंपल कंपाउंड है, तो वो इजीली डीकम्पोज हो जाएगा, आसानी से विघटित हो जाएगा। अगर जो पदार्थ की प्रकृति है, नेचर ऑफ कंपाउंड इज कॉम्प्लेक्स, अगर जो पदार्थ की प्रकृति बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट और कठोर है, तो उस वो क्या होगा, धीरे धीरे डिकम्पोज या विघटित होगा। उसको संकीर्णित भी बोलते हैं। संकीर्णित का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कठोर संरचना का बना होना। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें, शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, इसके सिवाय जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जहाँ सिंपल प्रोटीन्स, जो सरल प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन के सरल रूप सिंपल प्रोटीन्स, ये क्या होते हैं, हाईली डीकम्पोज्ड होते हैं। क्या होते हैं, हाईली डीकम्पोज्ड होते हैं, हाईली डीकम्पोज्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, हाईली डीकम्पोज्ड होते हैं। देन उसके बाद जो सेकंड वन होते हैं वो होते हैं क्रूड प्रोटीन, जो कच्चे प्रोटीन होते हैं, ये इसकी तुलना में स्लो डिकम्पोज्ड होते हैं, स्लो डिकम्पोज्ड। देन उसके बाद कौन से आते हैं, उसके बाद आते हैं सेल्यूलोज। ये भी क्या है, स्लो डिकम्पोज्ड होते हैं। देन इसके बाद कौन से आएंगे, हेमीसेल्यूलोज। वेरी स्लो डिकम्पोज्ड। देन उसके बाद कौन सा आएगा, लिग्निन। वेरी वेरी स्लो डिकम्पोज्ड। कहने का भावार्थ कि ये जो कार्बनिक पदार्थों के यौगिक हैं या ऑर्गेनिक मैटर्स के जो कंपाउंड्स हैं,
इनकी प्रकृति जितनी सरल होगी या सिंपल होगी, वे उतनी आसानी से ही अपने सरल रूपों में या उतनी आसानी से वे क्या हो जाएंगे, डीकम्पोस्ट हो जाएंगे। जैसे आपको मैंने बताया था शुगर, स्टार्च या सिंपल प्रोटीन्स, ये क्या होते हैं, सरल शर्कराएं होती हैं जो कि आसानी से अपघटित हो जाती हैं, आसानी से विघटित हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे इन पदार्थों की प्रकृति विशिष्ट होती जाती है या संकीर्णित होती जाती है, वैसे वैसे इनका जो रूप होता है या स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती जाती है, कठोर होती जाती है। जो कठोर संरचना बहुत ही मुश्किल से टूटती है, जिसके कारण इनका जो डीकम्पोजिशन या विघटन होता है वो कम होता जाता है। जैसे कि जैसे अपने आगे कर्म वाइज कर्म आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आप देख पा रहे होगे जो इनका विघटन है वो भी कम होता जाता है। जो सबसे जो लास्ट में आता है लिग्निन, यह वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर होता है, यह वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जिसके कारण इसका जो डीकम्पोजिशन भी होता है वे ऊपर के जितने भी यौगिक हैं उनकी तुलना में बहुत कम या धीरे होता है। इस प्रकार जो कार्बनिक पदार्थों का विघटन है यह कार्बनिक पदार्थों की प्रकृति या उसकी स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। इसके बाद बच्चों जो अपना नेक्स्ट क्लास रहेगी या नेक्स्ट सेशन रहेगा, उसमें ये तो मैंने आपको एक क्रम बताया था, कार्बनिक पदार्थ किस क्रम में विघटित होते हैं या उनके विघटित होने की दर कैसे प्रभावित होती है। अपने आगे देखेंगे जो सरल शर्कराएं होती हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो शर्कराओं का विघटन कैसे होता है। उसके बाद अपने ह्यूमस की नेचर को जानेंगे। अभी तक अपने ह्यूमस के बारे में सिर्फ इतना ही जाना है कि ह्यूमस क्या होता है। उसके बाद अपने ह्यूमस की नेचर और उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और ह्यूमस की फॉर्मेशन कैसे होती है। इस चैप्टर में बस अपने यही टॉपिक बचे हैं जो अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ आया होगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।